सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा के संभावित प्रश्न पत्रों का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है, जबकि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर है। अंतर 2, जन्म दर में जनसंख्या बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर में जनसंख्या घटती है। अंतर 3, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने के उपाय चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13, जीविका उपार्जन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, कृषक केवल अपने परिवार व समाज की उदरपूर्ति के लिए जो कृषि कार्य करता है उसे जीविका उपार्जन कृषि कहते हैं। इसमें कृषि का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जीविका उपार्जन कृषि की विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषता 1, जीविका उपार्जन खेत प्रायः छोटे आकार के होते हैं। विशेषता 2, साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है, मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। विशेषता 3, अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी में खाद का उपयोग किया जाता है। विशेषता 4, वर्ष में 1, 2, 3, 4 तक फसलें ली जा सकती है। विशेषता 5, अधिकांश भूमि में कृषि की जाती है, अतः पशुपालन कम होता है। प्रश्न क्रमांक 14, मानव भूगोल की परिभाषा एवं मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानव भूगोल की परिभाषा। पहला, जर्मन मानव भूगोल शास्त्री रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। परिभाषा 2, कुमारी सैम्पुल मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। मानव इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। मानव ने प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से मानव ने अग्नि की खोज की है। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझने के बाद अनेक बीमारियों के लिए औषधियों का निर्माण किया है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को एक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य पर प्रकृति की बंदिशें कम होने लगी। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे मानव समाज के लिए भौतिक पर्यावरण मात्रवत है। प्रश्न क्रमांक 15, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, विश्व में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार है। भौतिक कारक, इसके अंतर्गत पहला उच्चावच। पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा समतल मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है, जैसे गंगा यमुना का मैदान घना बसा हुआ है। दूसरा, जलवायु। स्वास्थ्यवर्धक, कृषि योग्य, मानव विकास के लिए अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनी बसी होती है, जैसे पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या अधिक घनी बसी हुई है। तीसरा, मिट्टी। उष्ण, शुष्क मरुस्थल और बंजर भूमि पर आबादी निवास नहीं करती, किंतु उपजाऊ नदी के क्षेत्र सघन आबादी वाले होते हैं। चौथा, खनिज। खनिजों की प्राप्ति जहाँ है वहाँ का विकास अधिक होता है, जैसे भारत का झारखंड क्षेत्र अधिक विकास कर चुका है। दूसरा, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है। पिछड़े क्षेत्रों में पुत्र की चाह में आबादी बढ़ती जाती है। तीसरा, आर्थिक कारक। जिन भागों का आर्थिक विकास हुआ है वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक विकास जनसंख्या को बहुत प्रभावित करते हैं। रोजगार, व्यवसाय, नगरीय आकर्षण जनसंख्या को बढ़ाते हैं। चौथा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक स्थायित्व एवं शांतिमय वातावरण विकास में सहायक होता है।
उपद्रव, युद्ध, अशांति से जनसंख्या घटती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जनघनत्व अधिकता के यही कारण है। प्रश्न क्रमांक 16, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन दोनों में अंतर लिखिए। उत्तर, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, चलवासी पशुचारण, इसमें पशुपालन केवल जीवन निर्वाह का साधन है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में पशुपालन व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। अंतर 2, चलवासी पशुचारण जनजातियों द्वारा पशुपालन के लिए किया जाता है, जो आदिम युग से चल रहा है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन या आधुनिक पशुपालन पद्धति है जो यूरोपीय देशों में की जाती है। अंतर 3, चलवासी पशुचारण, इसमें चरवाहे पशुओं का झुंड लेकर चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में इसमें निश्चित चारागाह होते हैं, वहीं बाड़े बनाकर पशुओं का पालन किया जाता है। अंतर 4, चलवासी पशुचारण, ये चारागाह प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन यह चारा फसलों पर निर्भर होते हैं। अंतर 5, चलवासी पशुचारण, इसमें ऋतु परिवर्तन के साथ मानव स्थान परिवर्तन करते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में इसमें स्थान निश्चित होता है, ऋतु परिवर्तन का पशुपालन से संबंध नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 17, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आर्थिक नियोजन का आधार कृषि है, इसलिए सिंचाई आवश्यक है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कारण 1, भारत में अनिश्चित एवं अनियमित मानसून से जल की कमी बनी रहती है। कारण 2, भारत में सिंचाई के कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें ही ली जा सकती है। कारण 3, भारत में वर्षा का वितरण असमान है। कारण 4, वर्ष में 4 माह वर्षा होती है, शेष समय सूखा रहता है। कारण 5, भारत में अधिकतर मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे जल संचय नहीं हो पाता। कारण 6, विशाल आबादी के कारण भारत में भरण पोषण के लिए वर्ष भर उत्पादन एवं कृषि आवश्यक है। कारण 7, भारत में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। अथवा प्रश्न, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, किसी भी देश के स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विश्व के सभी देशों में लिंग अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इसकी भिन्नता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, जन्म दर। जहाँ जन्म दर अधिक होती है वहाँ लिंग अनुपात कम होता है। जन्म के समय स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। प्रसव के दौरान स्त्रियों की ही मृत्यु होती है। दूसरा, मृत्यु दर। मृत्यु दर अधिक हो तो लिंग अनुपात कम रहता है। साधारणतः मृत्यु शिशु में बालकों की मृत्यु दर अधिक होती है। तीसरा, प्रवास। जिन क्षेत्रों से प्रवास होता है वहाँ लिंग अनुपात अधिक रहता है, क्योंकि प्रवास पुरुष ही करते हैं। चौथा, युद्ध। जब लंबे समय तक युद्ध की स्थिति रहती है तो लिंग अनुपात बढ़ता है। पुरुष ही युद्ध में भाग लेते हैं और उन्हीं से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। अथवा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास का महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि की दशा दयनीय थी। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए, जो इस प्रकार है। पहला, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। दूसरा, कृषि की गहनता को बढ़ाना। तीसरा, कृषि अयोग्य भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। चौथा, कम ब्याज दर पर कृषि ऋण देना। पांचवा, उत्तम बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था करना। इन उपायों से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, किंतु विकास का प्रभाव देखने के पहले ही देश में 2 बार भयंकर अकाल पड़ा। इससे उत्पन्न खाद्यान्न समस्या ने खाद्यान्न आयात करने के लिए बाध्य किया। 1967 की हरित क्रांति कृषि क्षेत्रों, उत्पादन, सिंचाई से पर्याप्त लाभ हुआ। कृषि आधारित उद्योगों के प्रारंभ होने से सन 1980 तक कृषि विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। सन 1990 की आर्थिक उदारीकरण की नीति से फिर कृषि विकास प्रभावित हुआ।
आज कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करना आवश्यक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।